स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा। अपन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, जो नेट के लिए बात करें या अपन आईआईटी जी की या एडवांस की बात करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज, जिसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन लोग। ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सा इन कंपेयर टू अपना नॉर्मल स्केल जो अपन जूनियर क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं। इसको नॉर्मली मेन स्केल या मीटर स्केल बोलते हैं। और फिर अपन ने वर्नियर स्केल पढ़ा है ना, तो वर्नियर स्केल फिर वो ज़्यादा बेटर था हमारे नॉर्मल मीटर स्केल से, और उससे भी बेटर आया हमारा स्क्रू गेज, है ना बेटा। तो अपन आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्क्रू गेज के बारे में, कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट था। इसमें मैं आपको लीस्ट काउंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आखिर क्या लॉजिक था जिसकी वजह से ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बनते चले गए। तो ठीक, अपन चालू कर रहे हैं स्क्रू गेज को एक्सप्लेन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी कंस्ट्रक्शन ही देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ को क्या क्या रेफर किया गया। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये मेटेलिक फ्रेम दिख रहा है, तो डैट इज मीन्स मैं सबसे पहले इन्हीं को सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसकी जो नेमिंग करी गई डैट इज कॉल्ड मेटेलिक फ्रेम, जो यू शेप का था, मैंने यू शेप मेटेलिक फ्रेम था इसके अंदर। और यहाँ पर एक स्टड लगा दिया गया। स्टड, स्टड किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, मीन्स डैट इज कॉल्ड स्टड। अगर इस जगह पर बात करूँ तो डैट इज कॉल्ड स्टड। स्टड मीन्स कोई सॉलिड चीज हो पर रेस्ट में हो, मीन्स सॉलिड बिल्कुल फिक्स्ड हो। जैसे कि अपन जानते हैं ना, किसी को बांध देते हैं, जैसे हॉर्स को बांधते हैं तो फिक्स कर देते हैं, तो डैट इज कॉल्ड स्टड। स्टड का एक नाम और दिया गया अपन को, डैट इज कॉल्ड एनविल। एनविल वर्ड कहाँ से आया, तो ये कुछ अपने टैप, जब कोई बहुत स्ट्रांग मेटल हो मैंने आसानी से, क्योंकि क्या है अपन इसको बार में वर्क करेंगे तो इसका जो फ्रेम है सिंपली एकदम से टूट ना जाए, इसलिए इसको एनविल भी बोला गया। मैंने स्टड तो बोला गया, स्टड माने फिक्स, माने जो चीज़ रेस्ट में रहती है, जो भी बताया। तो ये हमेशा ये वाला जो इस फ्रेम पर था, एक मेटेलिक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चीज रखी हुई थी जो आसानी से पिचके नहीं, डैट इज मीन्स एनविल और स्टड बोला गया इसको। ये फिक्स रहेगा इसके अंदर। वैसे स्क्रू दिया जाता है इसको भी एडजस्टमेंट करने के लिए, पर जब एक पर्टिकुलर रीडिंग लेते हैं तो ये फिक्स रहता है बेटा, इसलिए इसको स्टड बोला गया। ये जैसे आपको दिख रहा है डैट इज फॉर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डैट इज कॉल्ड स्क्रू। सब खेल स्क्रू का ही था मेनली बोला जाए तो इसके अंदर। तो ये था हमारा स्क्रू। स्क्रू को जब कोई चीज़ लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा, स्क्रू थोड़ा लेंथ वाइज ज़्यादा हो तो उसके लिए अपन एक वर्ड और यूज़ कर लेते हैं, डैट इज कॉल्ड स्पाइंडल। तो स्पाइंडल था, साथ साथ में इसको अपन हब बोल सकते हैं। इसके पीछे एक सिलेंडर लगा हुआ था जिसके ऊपर एक स्केल दिख रहा होगा आपको, ये स्केल एमएम में था, ये स्केल एमएम में था। तो इस स्क्रू को जो मैंने लिखा है इसको मैं उस तरफ लिख देता हूँ, जिससे इन सबको एक्सप्लेन कर सकूँ क्या क्या चीज़ लगाई इन्होंने। तो डैट इज जस्ट ए स्क्रू, जो आपको पता है इसको स्क्रू लिख देता हूँ, डैट इज कॉल्ड स्क्रू। या कोई लेंथ वाइज थोड़ा सा स्क्रू ज़्यादा होता है तो उसको अपन वर्ड के अंदर स्पाइंडल भी बोल देते हैं, डैट इज कॉल्ड स्पाइंडल, जब किसी का फिक्स होकर रोटेट कर रहा हो। ये जो स्केल करा गया इसके साथ फिक्स करा गया, एक सिलेंडर की तरह बॉडी थी जो फिक्स थी इसके अंदर जाकर इंसर्ट होकर इस फ्रेम के अंदर, तो इसको बोला गया मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। सबको समझने वाले हैं मेन स्केल। मेन स्केल था, इसको पिच स्केल भी बोला जाता है, पिच स्केल, पिच स्केल भी बोला जाता है। और क्योंकि इसके अंदर एक सर्कुलर स्केल भी था इसलिए इसको लीनियर स्केल भी कह दिया जाता है। ये जो स्केल था नॉर्मल, जो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, डैट इज इन एमएम। और अपना जो मेन स्केल होता है बचपन से अपन जो यूज़ करते आ रहे हैं वो भी हमारा किस में होता है, एमएम में ही यूज़ होता है। तो साथ में ये अटैच था, फिक्स था इसके साथ। और इसके अंदर एक डार्क लाइन दी गई, ड्रॉ दिख रही है आपको, ये ब्लैक कलर से मैंने लाइन ड्रॉ कर रही है, इसको बोला गया रेफरेंस लाइन। क्या बोला गया इसको, रेफरेंस लाइन बोला गया। तो मीन्स मैं थोड़ा सा मेटेलिक फ्रेम को इधर लिख देता हूँ, तो ये डैट इज जस्ट ए फ्रेम, है ना, मेटेलिक फ्रेम था ये वाला, और इसको बोला गया रेफरेंस लाइन, क्योंकि इसी से ही अपन सब कुछ देखने वाले हैं। तो ये रेफरेंस लाइन कहलाई या मेन लाइन कहलाई, जिससे हम सब कैलकुलेशन करेंगे। साथ साथ में इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंड्रिकल एक और चीज इसके ऊपर रखी गई थी जिसको अपन ने सर्कुलर स्केल नेमिंग करी, मीन्स डैट इज कॉल्ड सर्कुलर नेमिंग। मैंने इसका सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना आपको, डैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। तो इस पर सर्कुलर स्केल था जिसके ऊपर जो रीडिंग्स थी, जैसे दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके ऊपर ही नीचे भी 99 लिख रखा है। मीन्स टोटल जो इस पर लाइन्स ड्रॉ थी, दैट इज कॉल्ड डिवीजन, वो 100 थे।
इसको ज़्यादा भी करा जा सकता है। इसी वजह से इसका माइक्रोमीटर नाम क्यों रखा गया, वो भी इसी वजह से रखा गया, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल थे वो 100 के होते हैं, या जो अपने कॉम्पिटिशन में आते हैं 50 डिविजन्स वाले आते हैं। आ कुछ भी सकते हैं, वो तो अपन पढ़ेंगे सही न्यूमेरिकल्स के साथ। तो इसको सर्कुलर स्केल नेमिंग्स दी गई। सर्कुलर स्केल्स में भी, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल फ्रंट में आ रहा है, रोटेट होगा इसके साथ, इसको रोटेट करेंगे इसलिए इसको सर्कुलर स्केल बोला गया। इसको रोटेट करेंगे तो ये आगे इधर जाएगा। ये सर्कुलर स्केल के साथ ही ये स्क्रू अटैच्ड है, तो हम जैसे जैसे इसको रोटेट करते हैं स्क्रू भी रोटेट करने लगता है, और किसी भी चीज़ को फिक्स करके टाइट करना हो तो उसको टाइट कर देता है, या लूज करना हो तो इसको रोटेट करके घुमाते हैं। अब क्योंकि पकड़ भी यहाँ से ही रहते हैं अपन, इसलिए इसको एक नाम और भी बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड थंबनेल। ये वर्ड्स इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब अपने एडवांस में क्वेश्चंस आए तो कुछ वर्ड्स वो ऐसे ही यूज कर रहे थे। नॉर्मल स्टड ना बोलकर एनविल बोल रहे थे, सर्कुलर स्केल ना बोलकर थंबनेल बोल रहे थे। अब अगर ये वर्ड्स ही ना देखे होते तो फिर आप समझते कैसे क्वेश्चन को एडवांस में जब आए, पर जब आपके नेट लेवल पर आए तब नॉर्मल वर्ड्स थे, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, यही प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स थे। पर थंबनेल वर्ड याद रहे, थंबनेल है ना बेटा, तो दैट इज कॉल्ड थंबनेल, क्योंकि अपन यहां से पकड़ के रोटेट करते हैं इस चीज को। ठीक बेटा। इसके पीछे एक और चीज़ थी जिसका हमारे कोई कॉम्पिटिशन्स में या क्वेश्चंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैचेट। रैचेट क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं लेथ मशीन और जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो जब यूज़ करते हैं तो थंबनेल का भी कम यूज़ करते हैं, पर जब हमारे वैसे थंबनेल ही यूज़ करते हैं, पर जब बिल्कुल पास में आने लगती है कोई चीज़ तो उसके वो रैचेट यूज़ करते हैं। रैचेट का वर्क ये होता है कि अगर जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये हल्की सी आवाज़ करेगा, जिसके आप पता लग जाएगा कि इससे ज़्यादा हमारे को और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं सपोज करो फिंगर लेता तो फिंगर के साथ तो एक प्रॉब्लम है ना, फिंगर को मैं बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस कर सकता हूँ, तो फिर सही थिकनेस कैसे पता लगेगी, तो ज़रा सा टच होते ही वो करेक्टली बता दे, तब रैचेट यूज़ करते हैं। तो रैचेट का यूज़ ये है बेटा। इसके ऊपर कितने डिवीज़न करे गए, 100 डिवीजन या 50 डिवीजन या 500 डिवीजन भी करे जा सकते हैं सर्कुलर डिवीजन में। ठीक, तो ये जरा सा मैंने हिंट दिया आपको कि यू शेप होता है, स्टड लगा होता है, यहाँ से अपन रोटेट करते हैं और इसमें कोई चीज़ को फिक्स कर देते हैं अपन। ठीक, अब सबसे पहले तो ये बताऊं कि आखिर इसको माइक्रोमीटर भी क्यों नाम दिया गया। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ और थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ। जो अपन बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से जो स्केल यूज़ करते आ रहे हैं, उसको मेन स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेन स्केल। और यही स्केल क्योंकि टेलर्स भी यूज़ कर रहे थे और टेलर्स थोड़ी लंबी लेंथ यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसको मीटर स्केल भी बोला गया। मीटर स्केल क्योंकि अपन जब किसी क्लोथ खरीदने जाते हैं तो उनके पास एक रॉड होती है, तो उसके साथ सेंटीमीटर में लिखा होता है, 1 मीटर, फिर उसको 1.5 मीटर तक फिर कैसे मेजर करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीटर। तो अपन जो यूज़ कर रहे थे उसको थोड़ा सा जूम करके बस लिख रहा हूँ, 0, और सब लाइंस थोड़ी सी बड़ी बड़ी थोड़ा सा इसके बराबर कर देता हूँ, 1 2 3 4, फिर उसके बाद एक और थोड़ी सी बड़ी लाइन आती थी, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर कहीं पे 1 लिखा होता था। जो ये गैप था बस मैंने जूम कराए, ये गैप किसके बराबर था, डेट इज कॉल्ड 1 mm है बेटा। और ऐसे करते करते यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हुआ या 10 सेंटीमीटर हुआ, मीन्स जो बचपन से यूज़ करते आ रहे थे, क्योंकि यही स्केल यहाँ पर भी mm में ही है, mm में, जिसको मैंने इतने दूर दूर शो कर रखा है, डेट इज कॉल्ड 1 mm 2 mm 3 mm, ये रिप्रेजेंट कर रखे हैं 1 mm 2 mm 3 mm, जस्ट लाइक दिस, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm, यानी जैसे ये हमारा वाला स्केल वही रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। ये भी मेन स्केल, ये भी मेन स्केल ही प्रोनाउंसिएशन में जब बोला जाता है तो मीन्स हमने जो बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मीटर स्केल। अब आपको ये भी पता था कि जो इसके अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूँ, सबसे स्मॉलेस्ट कितना मेजर करेगा, ये 1 mm वाली चीज़ को ही मेजर कर सकता है बस, ये डेट इज कॉल्ड 1 mm बोल दूँ या 0.1 सेंटीमीटर बोल दूँ। ठीक, इससे बेटर स्केल कौन सा आया, वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब था नेक्स्ट अपन ने लिया तो वो वर्नियर स्केल था। वर्नियर कैलिपर मीन्स, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था वो इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मीन्स उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 mm हो गया, या बोलूँ तो 0.01 सेंटीमीटर हो गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक, इट मीन्स ये ज़्यादा बेटर मेजर कर रहा था, क्योंकि आपको यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक्स में बात बता दी गई है कि जितना ज़्यादा डेसिमल से नीचे रीडिंग्स आएंगी वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। तो इसका मतलब है इट इज़ मोर प्रिसाइज दैन मीटर स्केल या मेन स्केल जो यूज़ कर रहे थे अपन छुटपन से। इससे बेटर आया हमारे पास स्क्रू गेज, जिस पर अपन देखने ही वाले हैं। तो जब स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का जो नॉर्मल लीस्ट काउंट है जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस में रहता है, दैट इज कॉल्ड 0.01 mm,
और अपन सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करने वाले हैं, तो अपन सेंटीमीटर पे थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसका देखें, इसका जो लीस्ट काउंट था वो तो 3 डेसिमल नीचे आ गया, इट इज़ मोर प्रिसाइज। तो स्क्रू गेज सबसे बेटर हो गया क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा नीचे आ रही थी। ठीक, क्योंकि इसमें 100 डिवीजन कर दिए गए थे, वर्नियर में देखा था सिर्फ 10 डिवीजन थे। क्योंकि ये सर्कुलर स्केल था तो इस पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती थी, और यही कारण हुआ कि जो माइक्रोमीटर है वो जहाँ प्रॉपरली नॉर्मल कोई एकदम पूछता है तो अपन ये लीस्ट काउंट बताते हैं, पर इसका लीस्ट काउंट इतना भी हो सकता है, इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसका 0.00000001 भी हो सकता है। इट मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा डेसिमल तक नीचे तक नोट डाउन करा जा सकता है। अगर इसमें मैं 500 रोटेशन कर दूं या 1000 इस पर लाइन्स ड्रॉ कर दूं तो उसका लीस्ट काउंट उतना ही नीचे चलता चला जाएगा। दैट इज मीन्स माइक्रोमीटर इज द मोर बेटर, मोर प्रिसाइज। आई थिंक समझे होंगे। जस्ट मैंने समझाया है कि अपन स्क्रू गेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ही रीडिंग को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। ठीक, वर्नियर स्केल अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। मेन स्केल अपना ये वाला जिसका केवल मेजरमेंट था 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स डेसिमल के बाद एक रीडिंग नोट कर पाता है। ये रीडिंग में बात करें तो ये 2 रीडिंग्स डेसिमल तक दे सकता है, ये 3 डेसिमल तक दे सकता है। आगे बात सुनिए, पर क्योंकि इसको माइक्रोमीटर क्यों बोला गया है ये समझा रहा था। माइक्रोमीटर क्यों बोला गया है, क्योंकि डिविजन्स को बढ़ाकर अपन माइक्रो तक ले गए उस चीज को रोटेशन करते हुए, है ना, जीरो को। ठीक समझे होंगे बेटा, है ना। तो ये था जस्ट मेरा भी स्टार्टिंग समझाना, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है स्क्रू गेज के अंदर। ठीक है ना, तो माइक्रोमीटर क्यों बोला वो मैंने आपको समझाया। अब आखिर ये ऐसा सब कुछ कर कैसे पाए, पर उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लिया जाए। रेफरेंस लाइन तो आप समझ ही गए, है ना। अब सबसे पहले बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर टॉपिक रहता है, दैट इज कॉल्ड पिच। एक वर्ड आने वाला है पिच, बस सारा खेल इसी टॉपिक का था और इसी से लीस्ट काउंट बन पाया अपने पास। तो पिच का मतलब क्या था, द मोशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल ऑन linear scale in one rotation. One rotation means one complete rotation. एक रोटेशन में जितना ये लीनियर मोशन कर रहा था, इसको मैं लीनियर भी तो बोल सकता हूँ ना, मेन स्केल, पिच स्केल, या इसका एक और नाम होता है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल, तो जो ये स्क्रू बना हुआ था ये कुछ इस तरीका था कि डेट इज ऑल्सो 1 mm। तो 1 mm का जो पिच हुआ था, मोशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन 1 रोटेशन में जितना इसने लीनियरली मूव करा, मींस कैसे मूव करा, लीनियरली जितना मूव करा। अब ये मूव जो करा वो ही हमारा पिच कहलाया, और अगर बोला जाए तो यही स्क्रू का पिच था। क्योंकि अगर मैं स्क्रू को आपने देखा हो तो थोड़ा मैं जूम करके बता रहा हूं कि अगर मैं स्क्रू की बात करूं तो कुछ इस तरह से रहे होंगे। तो 2 स्क्रू के बीच में जो ये टर्न्स आ रहे हैं, इनका जो गैप है, दैट इज कॉल्ड 1 पिच। दैट इज कॉल्ड 1 पिच। दैट इज कॉल्ड 1 पिच। तो हम ये भी कह सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव जो स्क्रू आ रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। तो एक बार रोटेशन करने पर जितना स्क्रू आगे जाएगा उतना ही तो ये सर्कुलर स्केल आगे जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही ये अटैच कर रखा है अपन लोगों ने। और जितना पीछे मूव करेंगे उतना, माने इसको खोलेंगे तो ये आगे भी मूव करेगा, पीछे मूव करेगा, तो एक रोटेशन में कितना आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। दैट इज कॉल्ड पिच। पिच कहलाई हमारी। ठीक है, इसी को अपन अब समझने वाले हैं। समझे थोड़ा बहुत तो आप कि या तो हम इसको बोल दें पिच, मैंने ये स्क्रू बना रखा था बेटा, है ना, कि ये स्क्रू कितना मूवमेंट करेगा एक रोटेशन करने पर। तो एक रोटेशन करने पर या तो स्क्रू आगे जाता है या स्क्रू पीछे जाता है, ऐसा आपने सबने देखा है। और ये जो पिच थी यहाँ पर, इसका जो मूवमेंट था एक रोटेशन का बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड 1 mm। 1 mm का ही गैप रखा गया था कि इसका जब ये पूरे 100 टर्न्स वहाँ तक चले जाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, माने 3 mm से 2 mm पर आ जाएगा, 2 mm से 1 mm की तरफ आ जाएगा, या बैक साइड चला जाएगा। मीन्स 1 रोटेशन का मतलब था काउंटिंग 0 से पूरी 100 रोटेट कर गई आगे शिफ्ट होने के लिए। ठीक, तो एक रोटेशन में ये 1 mm आगे चल रहा था, और ये mm ही शो कर रखे हैं, जो स्केल पे होते हैं ना अपने mm, वही mm है ये। तो ये जो पिच था जो इस स्केल में यूज करा गया वो 1 mm का था, जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड पिच।
हमारा पिच 1 mm का था, 1 mm का पिच था। एक रोटेशन में या तो ये 1 mm आगे जा रहा था या फिर 1 mm पीछे जा रहा था, जैसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे बेटा इसको, ठीक है ना। तो पिच क्या होता है, द लीनियर मोशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल व्हेन इट इज रोटेट इन वन कंप्लीट साइकिल में जितना आगे मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड पिच। जो 1 mm था, 1 mm आगे जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन में, 100 डिवीजन। ठीक, अब बात करूं लीस्ट काउंट की, आखिर उस समय सोचा कैसे, ये सब 18th सेंचुरी के करीब ही हो रहे थे, है ना, वर्नियर कैलिपर इन सबके साथ। तो दैट इज मीन्स कि अपन अब देख रहे हैं लीस्ट काउंट कैसे डिक्रीज हो गया। तो ठीक, इसको अब समझते हैं अपन लोग। तो उसको समझाने के लिए मान लो किसी रॉड को अपन मेजर कर रहे थे, तो वो जो रॉड थी ये मान लो ये 1 mm है, ये 2 mm, थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, ये 3 mm है। मैं किसी रॉड को मेजर कर रहा था, तो ये जो रॉड थी वो कुछ यहाँ पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी 1 2, अब ये 2 और 3 के बीच में आ रही है, सब mm में है, ऑल इन mm। अब 2 पॉइंट क्या बोलूँ इसको मैं, तो ना मैं इसको 3 बोल सकता, ना मैं इसको 2 बोल सकता है, तो बीच में कहीं पे आया हुआ है ना। तो जब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एक तो अपने वर्नियर कैलिपर करा था, जिसमें क्या करा गया, अपन ने इस वाले हिस्से के 10 डिवीजन कर दिए थे उसने स्लाइडिंग स्केल लगाकर। इस बार क्या करा गया, इस रोटेशन को, क्योंकि चल चल के ही तो आ रहा है बार बार में, तो हम लोगों ने इसके 100 डिवीजन कर दिए। वी डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन, इसके 100 डिवीजन कर डाले हमने। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हुआ कि हमने mm को भी और छोटा कर दिया, क्योंकि हमने mm में, जो हमारे स्केल में तो केवल mm होता है, 1 mm का 2 mm आ जाता है, हमने mm के भी टुकड़े कर दिए। और कितने टुकड़े कर दिए, तो मोटे तौर पर बोला जाए तो 1/100 कर दिया हमने mm के, क्योंकि यहाँ पर 100 डिवीजन था। और धीरे धीरे तो खिसक रहा है, हल्का सा एक पॉइंट ऊपर खिसका, इसका मतलब वो 1/10 हिस्सा ही तो मूव करा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इसका मतलब है मैंने टोटल डिवीजन कितने कर दिए, इसके ऊपर इसका जो डिवीजन था, जो ये बीच का गैप कितने का है, 1 mm का ना बेटा। इस mm को ये रोटेशन कर रहा है, तो ये धीरे धीरे तो चल रहा है ना, 1/10 1/10, तो सबसे छोटा मैंने 1/100 1/100 ऐसे ही तो मूवमेंट कर रहा है। तो दैट इज द लीस्ट काउंट। तो दैट इज द लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट डिवीजन विच कैन मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज इज 1/100 mm। 100 mm ये कहलाई हमारे पास बीच, माने इसने mm के ही 100 पार्ट कर डाले। mm में बात करूं, पर आपको पता है जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो 1000 में आने वाले, मीन्स सेंटीमीटर में आने वाले हैं। तो 10 का और डिवाइड कर दूं तो डेट इज मीन्स 001 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट हो गया। प्रॉपर वापिस लिख रहा हूं, प्रॉपर जो फॉर्मूला है अपने बुक्स के अंदर वही लिख रहा हूं, समझाया बस मैंने आपको यहाँ पर कि लीस्ट काउंट निकाला कैसे गया, क्योंकि इसके रोटेशन से ही तो बार बार में ये चल रहा है। तो इसका मतलब है हर एक रोटेशन पर हल्का सा मैंने 1/10 चल रहा है, 1/10 चल रहा है, तो ऐसे मूवमेंट कर रहा था लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट को वापस एक बार कुछ और ढंग से उठाऊंगा। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट था, मीन्स अपन ने 1 mm के ही 100 पार्ट्स कर डाले, 100 पार्ट। तो 1 पार्ट कितना कहलाया, 1/100 कहलाएगा ना बेटा। एक की रोटी के जैसे एक ही कोई चपाती है, उसको अगर मैं 4 टुकड़ों में बांट देता हूँ तो एक टुकड़ा कितना कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा ना। तो मैंने 100 पार्ट कर दिए, तो 1 पार्ट कितना कहलाएगा, 1/100 कहलाएगा ना। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा पार्ट कितना मेजर करेगा, 1/100 mm करेगा या 1/1000 सेंटीमीटर करेगा। ठीक, तो ये था मेरा समझाना। बाकी तो जस्ट एक फॉर्मूला है जिस पर अपन यूज़ करेंगे, और पिच अभी शब्द यूज़ कर चुका था। तो डेट इज मीन्स लीस्ट काउंट का जो इसके लिए फॉर्मूला बना वो बना पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये बना अपने पास फॉर्मूला इसका। तो अगर मैं पिच की बात करूं तो वही 1 mm आ गया, क्योंकि आपको बताया था कि पिच का मतलब क्या होता है, द मोशन ऑफ ए सर्कुलर मोशन इन 1 कंप्लीट साइकिल। तो 1 कंप्लीट साइकिल में केवल कितना मूव कर रहा है, ये 1 mm। तो अपन ने 1 mm रख दिया, लीनियरली कितना मूव करेगा, है ना, सर्कुलर स्केल। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 100। तो इट मीन्स, और इसको हाथों हाथ ही यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर इन सेंटीमीटर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेंटीमीटर में सॉल्व करने होते हैं। दैट इज मीन्स का जो लीस्ट काउंट हुआ 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। प्लीज चाहे तो आप डायरेक्ट याद रखें नेट लेवल पर। पहले तो मैंने जो समझाया था कैसे सोचा उस साइंटिस्ट ने बनाने का, वो तरीका सोचा अपन लोगों ने, वो समझाया मैंने। ठीक बेटा, तो ये था लीस्ट काउंट, है ना, जो प्लीज रिमेंबर रखें लीस्ट काउंट के की वैल्यूज कितनी होगी। तो ये इसका लीस्ट काउंट था। ठीक है,
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लीस्ट काउंट के अंदर अपन कैसे रीडिंग्स लेते हैं और क्यों वहाँ पर एक एन मल्टीप्लाइड होता है, उसको समझाने के लिए मैं एक रीडिंग ही ले रहा हूँ, है ना। इसके साथ ही रीडिंग समझा रहा हूँ कि अपन रीडिंग लेंगे कैसे। तो सपोज करो चाहे ये पेन ले लें, मैंने एक पेन लिया और उसका डायमीटर मेजर करना था। क्या मेजर करना था? डायमीटर मेजर करना था। फिर एक और वापस से एक प्रैक्टिकली समझाऊंगा उन्होंने कैसे बनाया। तो सपोज करो ये मैंने अब रॉड लगा दी है इसके अंदर जिसका डायमीटर मेजर करना है अपन को, ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग निकालने का तरीका है, डायमीटर की रीडिंग निकालने का, टोटल स्केल रीडिंग लिख रहा हूँ मैंने, स्क्रू गेज की टोटल रीडिंग बोल दूँ चाहे डायमीटर बोल दूँ, और अभी डायमीटर मेजर कर रहे हैं इस रॉड का जो मैंने अटैच कर रखी है बेटा इस जगह पर। तो अपन क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे, एक तो मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट करेंगे अपन लोग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करनी है इसके अंदर, तो अगर आप देखें सब एमएम में है ना, स्क्रू गेज के अंदर बोलेंगे भी सही जब क्वेश्चन आएंगे तो अब आप खुद देखें आपको यहाँ पर कितनी लाइन नजर आ रही है, 3 लाइन, 4 लाइन नजर नहीं आ रही। जो लाइन आपको नजर आ रही है वो ही लाइन लेनी है आपको। दैट इज मीन्स उसमें भी यही था ना, 1 ईयर के अंदर भी 0 से पहले वाली देखनी थी तो उससे चेक करा। तो इसका मतलब है इसकी रीडिंग की बात करूं तो कितनी रीडिंग आ गई हमारे पास, दैट इज कॉल्ड 3 mm। ये इसकी रीडिंग आ गई, समझ रहे हैं बात को, 3 mm आ गई। बात करूं मैं लीस्ट, अब मैं देखूं इसके बाद क्या करना है कि रेफरेंस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो रेफरेंस लाइन से अपन क्या डिनोट करेंगे कि जब जीरो एवरेज समझाने वाला हूं, जब ये कुछ हम मेजर नहीं कर रहे होते और शुरू में इन दोनों को जस्ट पूरा का पूरा जो ये स्क्रू दिख रहे हैं प्लेन सरफेसेस होती है, ए और बी जो मैंने डिनोट कर रखा है बिल्कुल एक दूसरे को टच करके रखें, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है ए और बी, नहीं तो खुद में एरर आ जाएगी ना। तो ए बी प्लेन सरफेस, जब इसको टच करेंगे तो जो इसका जीरो है सर्कुलर स्केल का और जो ये रेफरेंस लाइन है एक तो ये स्ट्रेट में होगा और साथ में इस जीरो वाले पर आ रहा होगा। मीन्स कुछ कंडीशन कैसी होगी, जीरो पर ही हमारा कुछ इस तरह का, मैं थोड़ा इस तरह का बना दूं जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। तो जो रेफरेंस आ रही थी मीन्स ये वाली जीरो, तो लगभग जीरो आपको लाइन यहाँ पर दिखेगी, जीरो वाली लाइन इस जगह पर, और जो ये रेफरेंस लाइन आ रही थी इसके स्ट्रेट में ही आपको जीरो नजर आएगा। जीरो फॉर मीन्स ये वाला जीरो, 1 2 3 काउंटिंग चल रही है ना, सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल बनाया मैंने, है ना, 99 इधर आ रहा है और ये दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन है ये वाली लाइन बनाई है मैंने। तो रेफरेंस लाइन का जीरो बिल्कुल जस्ट यहाँ आ रहा होगा और ये जीरो बिल्कुल इसकी स्ट्रेट में जा रहा होगा। तो डेट इज मीन्स एरर फ्री कंडीशन देख रहे हैं। तो एरर फ्री की कंडीशन ये है जब अपन कोई न्यू खरीदेंगे एकदम, तब उस समय कंडीशन कुछ ऐसी होगी, कोई एरर नहीं है, तब की रीडिंग लेना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स ये एरर लेस था, इस कंडीशन में जीरो मैंने एरर लेस है तब रीडिंग ले रहे हैं। तो मैंने जब इसको अटैच करा तो इस पर 3 mm दिख रहे थे, जिसको मैं यहीं पर ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ। तो इट मीन्स मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.1, 0.3 mm, 0.3 सेंटीमीटर, है ना। mm में है पर अपन सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखना है इसके सामने, क्योंकि इसको अपन ने कहीं ना कहीं रोटेट किया होगा ना फिट करने के लिए। इट मीन्स इसकी रीडिंग कहाँ पर जाकर टाइट हुई, 2 डिवीजन पर आ रही थी। तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ डिवीजन जो आपको इस रेफरेंस लाइन की स्ट्रेट लाइन में दिखेगा बिल्कुल इसके स्ट्रेट में, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है और फिर उसको मल्टीप्लाइड कर देना है लीस्ट काउंट से। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो अपन ने देखा था सेंटीमीटर में वो ही ले रहा हूँ मैं सेंटीमीटर में, है ना। ये तो रेफरेंस लाइन थी, समझाने के लिए यहाँ पर लिया था। अब इसको सॉल्व करता तो 0.3 प्लस 0.002 मीन्स 0.302 सेंटीमीटर। और इतना डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक जाना ना 1 ईयर से पॉसिबल था और ना ही पॉसिबल था हमारे जूनियर से, क्योंकि अपन नॉर्मल स्केल यूज़ कर रहे होते तो आपको पता है 3 से ज़्यादा आता वो रॉड डायमीटर मेजर करते, तो ना 3 बोल पाते ना 4 mm बोल पाते, बीच में कहीं आ रहा था ना। तो ये अपना तरीका हो गया। अब बोला जाए वापस से एक बार लीस्ट काउंट पर जा रहा हूँ, क्या कि लीस्ट काउंट में ये फॉर्मूला 1 ईयर में भी दिखा था पर वहाँ पर समझाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब इसको ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि एक डिवीजन, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हरदम पूरा रोटेशन करेगा, ये तो आधे में अटक गया ना। पूरा रोटेशन करता तो बड़ी बड़ी रीडिंग आती, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, पूरी रॉड्स होती। अब दिक्कत तो ये ना कि हमने रोटेशन ही जरा सा करा है ना, तो एक रोटेशन का गैप कितना है, ये रोटेशन कितने का दे रहा है, 1/100 का दे रहा है mm में बात करूं तो जब मैंने 2 स्टेप चलाई, इसी को अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो ये 1000 दे रहा है हमारे को। तो 2 चलने में कितना देगा, तो 2 से तो मल्टीप्लाइड करूंगा ना, एक डिवीजन में इतना गैप आ रहा है, इतनी रीडिंग चल रहा है, तो 2 में कितनी चलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाइड तो करना होगा ना बेटा मेरे को। इसलिए ये फॉर्मूला कुछ ड्राइव हुआ।
है ना, कुछ कोशिश करिए समझाने की। बाकी तो आप लोग अगर टारगेट बैचेस में तो आपने बहुत बार देखे हैं ये फॉर्मूलेस, है ना बेटा, पर 11th में आए तो थोड़ी कोशिश करना हो समझाने की, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रिमेंबर रखिए फॉर्मूला, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स एक स्टेप चला, इस बार 2 स्टेप रोटेशन ली ना सिर्फ, तो मैं 2 ब्लॉक चला, 2 ब्लॉक खाने मेरे बहुत सारे कर दिए थे ना, मैंने उतना डीप नहीं जा रहा, मैंने अब समझा दिया था, मैंने चपाती से समझाया था 4 पार्ट, अब कोई 2 पार्ट ले लेता है उनसे तो 1/4 ही तो करेंगे ना अपन। तो वैसे ही यहाँ पर 2 स्टेप इसके सामने ये लेनी थी, ठीक है। ये जस्ट समझाने की कोशिश करी कि एक स्टेप में इतना चलता तो 2 में कितना चलता है, इतना ही तो चलता सेंटीमीटर में, और ये यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। तो ये कुछ मैंने वापस समझाया जो अपने नॉर्मल था, ठीक है। वापस से इस ब्लॉक पर आ जाता हूँ, वापस समझा देता हूँ आपको। रीडिंग का फॉर्मूला यही याद रखना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। एन का मतलब होगा सर्कुलर डिवीजन, विच इज जस्ट जो बिल्कुल सामने किसके दिख रहा हो, सर्कुलर स्केल पर रेफरेंस लाइन के सीध में दिख रहा हो, वो ही रीडिंग लेनी है। फिर न्यूमेरिकल्स तो करने ही वाले हैं बेटा अपन, है ना। तो इट मीन्स ये 0.3 जो यहाँ पर जो दिख रहा होगा पहले, है ना, अगर कोई डायग्राम आ जाता है जो दिख रहा है वो आपको नोट डाउन करना है, और फिर इस पर से वो रीडिंग लेनी है आपको सर्कुलर डिवीजन की, जो ग्राउंड जो रेफरेंस लाइन है या मेन लाइन है उसके स्ट्रेट आ रही हो। तो जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे 2 रख दिया अपन ने, और फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर दिया, जो अपन ने भी देखा था लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा यहाँ तक, है ना बेटा। एक बार नोट डाउन कर लो इसको, फिर अपन आगे देख रहे हैं बेटा। इसके बाद अपन लोग एरर ही देख रहे हैं, अब क्या चीज़ एरर होती है बेटा, नोट डाउन करो इसको, है ना बेटा, नोट डाउन करो, ठीक बेटा, है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा तो अपन ने कैसे रीडिंग निकाली थी। इस रीडिंग को मैंने MSR जो रीडिंग दिख रही है वो ले लें, और इस रीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, मेजर्ड रीडिंग, मैंने एक प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो अपन मेजर्ड कर रहे थे, डैट इज कॉल्ड मेजर्ड रीडिंग। चाहे वो डायमीटर मेजर कर रहे हो, किसी की थिकनेस मेजर कर रहे हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं एरर पढ़ने वाले हैं बेटा। अब एरर कब आती है वो अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसका फॉर्मूला देखेंगे बेटा अपन लोग। तो ये थी मेजर्ड रीडिंग बेटा। तो पहले अभी तो एरर थोड़ा रफली समझा रहा हूँ मैं, रफली क्या समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले जिसको एरर बोलते हैं उसको यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में जीरो एरर बोला जाता है, जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या कब क्रिएट होती है, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट coincide with reference line means reference line पर ना हो, and as well as coincide with zero of मेन स्केल। थोड़ी देर पहले समझाई थी बात मैंने, वापिस से समझा रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि अपन जीरो एरर चालू कर रहे हैं, जीरो ऑफ मेन स्केल व्हेन A and B टच टू ईच अदर, तब एरर क्रिएट हुई। जब हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई चीज़ मेजर नहीं कर रहे, क्योंकि एरर पहले निकालेंगे ना किसी इंस्ट्रूमेंट की कि एरर है कि नहीं। तो सपोज करो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा है ना, आप यूँ मान लें कि कुछ भी नहीं लग रहा है, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे स्टिक करे हुए, इसको आगे खींच कर अपन ने स्टिक कर रखा है। मीन्स कंडीशन कुछ ऐसी है कि अब मैंने इसको यहाँ पर लिया था इस बी वाले को, है ना, डैट इज कॉल्ड ए, डैट इज कॉल्ड बी, और यहाँ पर और स्क्रू चल रहे हैं। मीन्स अपन ने इसको बंद करा तो कहीं ना कहीं इसको भी रोटेट करते हुए कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर। मीन्स ओरिजिनल कंडीशन में जो बताने वाला हूँ ये है कि जो इसका जीरो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, और इसके साथ ही कॉन्साइड करना चाहिए जीरो वाली लाइन से, जो ये पिच वाली लाइन मैंने जो मेन स्केल है ये मैंने लिखा है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कॉन्साइड विद द रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड ना करे, एज वेल एज जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो स्केल के मेन स्केल पर भी कॉन्साइड नहीं करे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जैसे कि पूरा क्लोज कर रखा है और ये जाने कहाँ रुका हुआ है। इन सभी समझाने के लिए बात करूँ एक बार थोड़ा छोटा, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन आप शॉर्ट डायग्राम्स बनाएंगे एरर्स को समझने के लिए। तो सपोज करो जब मैं इसको क्लोज कर रहा था, मैंने एरर कब नहीं होती, एरर तब नहीं होती जब हमारा जो सर्कुलर स्केल है कुछ ऐसा आ रहा होता। सर्कुलर स्केल इज लाइक दिस, कुछ इसको ऐसे बना देता हूँ कि ऐसा आ रहा होता सर्कुलर स्केल, जीरो ये रहा, सर्कुलर स्केल लगभग ये रहा,
यहाँ पर इस तरह से ये लाइन दिख रही है, रेड रेड कलर की दिख रही है ना बेटा लाइन, और यहाँ पर ही जीरो हो रहा होता मीन्स बाकी तो ये लाइन से 1 2 3 ऊपर इस तरह से लाइन दिख रही होती है ना, ऊपर नीचे, पर जीरो बिल्कुल सेंटर में ही होता, बिल्कुल इस लाइन पर जीरो को ही टच कर रहा होता, तो देयर इज नो एरर, नो जीरो एरर का डायग्राम बनाया मैंने। पर ये तो थी नो जीरो एरर, जब अपन बिल्कुल न्यू खरीदेंगे तब उस समय वो बिल्कुल एरर फ्री देंगे, जब अपन किसी कंपनी से लेंगे तो इट मीन्स कि ये जीरो एरर फ्री है, ये वाला डायग्राम फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अब देख रहे हैं कि जीरो एरर कब क्रिएट हुई, जब ये कॉन्साइड नहीं कर रहा, कि हो सकता है हम जब इसको टाइट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई फेवी स्टिक लग गई हो इस वाले स्टड पर या इस वाले स्क्रू पर, तो पता लगा वो पहले ही रुकना चालू हो गया जीरो से, और जो ये हमारी रोटेशन है वो भी जीरो पर ना आकर हो सकता है 35 पर आ जाए, 10 पर आ जाए, 5 पर आ जाए, तो उस समय किस तरह की एरर क्रिएट होगी, या फिर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाए और ज़्यादा ये टूट जाए इधर का, तो ये तो इधर चला जाएगा ना, जीरो जीरो के इधर चला जाएगा और रिंग्स भी जीरो पर नहीं आएगी फिर रेफरेंस पॉइंट पर। दैट इज आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स जो अपन देखने वाले हैं। जीरो एरर्स अपने आप में कितने टाइप्स की रही, 2 टाइप्स की रही। तो मैंने डेफिनेशन भी ये जस्ट समझाया है कि जो हमारा जीरो है वो जीरो पर कोइंसाइड नहीं कर रहा, रेफरेंस लाइन के भी जीरो पर, और जो पिच स्केल है जो मेन स्केल का भी जो जीरो है उसको भी टच नहीं कर रहा। जब दोनों को मैंने टच करा रखा है ए और बी को, इट मीन्स उसके अंदर एरर है, जीरो एरर है। जीरो एरर अपने आप में ही 2 टाइप्स की थी, 2 टाइप्स की थी, जिसको डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे थी वो। तो आप सपोज करें ये रहा लाइन, दैट इज कॉल्ड जीरो। जो मैं ये सर्कुलर स्केल बना रहा हूँ, सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से था, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। और जो सर्कुलर स्केल पर जो लाइन सी, जो ड्रॉ लाइन सी, वो लाइन कुछ अपने पास यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए था पर जीरो नहीं था, 1 2 3 ऐसे मान लें, यहाँ पर जीरो आ रहा था, डैट इज कॉल्ड 1 2 3। ये लाइन इधर चल रही थी ऐसे, बाकी लाइन्स ऊपर चल रही थी, मीन्स पहले ही रुक गया। तो अगर ऐसा हो कि जो जीरो हो वो नीचे ही रह जाए, बिलो रेफरेंस लाइन से बिलो नीचे रह जाए, तो इस तरह की एरर को अपन क्या बोलेंगे, नीचे रहने पर इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव एरर। उसमें तो बहुत सिंपल था, वर्नियर कैलिपर के ना, मैंने जस्ट अगर फास्ट अपन को रिमेंबर रखना हो तो उसमें तो क्या हो रहा था, ऊपर वाली चीज़ के साथ जो मैच नहीं हो रहे थे तो पॉजिटिव नेगेटिव, चलो जो भी है अपन स्क्रू गेज ही समझ रहे हैं। तो स्क्रू गेज पे बात करूं तो पॉजिटिव एरर जीरो नीचे रह जाए, क्यों हुई पॉजिटिव एरर वो भी समझा रहा हूँ मैं, है ना, पॉजिटिव एरर क्यों हुई, ये थी पॉजिटिव एरर। फिर अगर ऐसा हो जाए कि जब हम इसको टाइट करें, ये कंडीशन कब आई होगी, जब कोई ना कोई फेविस्टिक लग गई होगी तो पूरा जीरो पर पहुंचा ही नहीं, और जो जो रेफरेंस लाइन थी दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन चल रही है उस सिलेंडर की, है ना, रेफरेंस दैट इज कॉल्ड जीरो, और ये बीच वाली रेफरेंस लाइन है हमारी, रेफरेंस लाइन कहला रही है हमारी। वैसे ही ये तो थी हमारी पॉजिटिव एरर। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा हो जाता, ये रही लाइन जीरो ही नज़र नहीं आ रहा होता हमारे को, रेफरेंस लाइन तो थोड़ी सी नज़र आ रही होती पर जीरो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा होता, मीन्स हम कहीं ना कहीं, तो इस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर कोई रीडिंग 45 या 45 ना बोलकर मैं 98 बोल देता हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर 99 और यहाँ पर जीरो अप था, ऊपर चला जाए जीरो, मूव अप, ऊपर चला जाए जीरो। जब ऐसा ऊपर की तरफ होगा, रेफरेंस लाइन से अप चला जाए, रेफरेंस लाइन से, और जीरो भी नहीं, वो वाला भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार क्या हो गया है, ज़्यादा टाइट हो गया ना, समझ रहे हैं बात को, ज़्यादा टाइट हो गया तो इधर की तरफ चला गया, रेफरेंस लाइन के इधर की तरफ चला गया। इट मीन्स इसके लिए बोलते समय कभी कभार जहाँ अप एंड डाउन वर्ड यूज़ करे जाते हैं, न्यूमेरिकल जो हम देखेंगे इसे, कभी कभार बोला जाता है कि बिफोर रुक गया, लेफ्ट साइड रुक गया था, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड, तो राइट साइड आ गया था, तब भी हमारे को ध्यान में रखना है कि वो पॉजिटिव एरर होगी। और जब वो जीरो ही नहीं दिख रहा हमारे को, जीरो ही रेफरेंस लाइन पे नज़र नहीं आ रहा हमारे को, मीन्स कहाँ पर आ गया ये स्केल रोटेट होकर, रेफरेंस लाइन के, रेफरेंस लाइन का जो जीरो था, मेन स्केल का जो जीरो था वो ही छुप गया। तो जब वो उधर की तरफ चला गया तो हम उस एरर को क्या बोलेंगे, इस केस में नेगेटिव एरर। वैसे मोस्टली कम नेगेटिव एरर इसलिए बोल रहे हैं, जब भी अप हो जाए, मीन्स जीरो रेफरेंस लाइन से अप जा रहा हो तो आपको उसको नेगेटिव एरर बोलना है। कौन सी एरर बोलना है,
नेगेटिव एरर बोलना है। मीन्स जस्ट रिमेंबर रख लें, वैसे जैसे मोस्ट प्रॉब्लली जो भी क्वेश्चंस आए हैं केवल एक दो कोई छोड़ दिए जाएं तो ऑलवेज ही हमेशा डाउन या अपवर्ड यूज करे जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? इट मीन्स ये जो रीडिंग्स हैं कुछ ऐसी थी, ऊपर चला जाए तो नेगेटिव एरर, नीचे आ जाए तो पॉजिटिव एरर। ठीक, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हर डिवाइस के लिए फिक्स रहा, जिसको वर्नियर में भी समझाया, वो वापस से लिख रहा हूँ। जब उनको किसी की ट्रू वैल्यू निकालनी थी, ट्रू या करेक्ट वैल्यू जो निकालनी थी, ट्रू रीडिंग निकालनी थी, तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी मेजर्ड रीडिंग होती है, जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें से ऑलवेज जो होती है एरर सब्ट्रैक्टेड होती है। एरर क्या होती है? सब्ट्रैक्टेड होती है। पर एरर खुद अपने आप में दो तरह की हो गई ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। एरर अपने आप में दो तरह की, पर फॉर्मूले में ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा। अब प्लीज केयरफुली समझें, क्योंकि यही इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद तो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें जस्ट मैंने समझाया इसके बेसिक्स। तो ट्रू वैल्यू निकालते समय हमेशा एरर सब्ट्रैक्टेड होती है, पर ये बात तो वन ईयर में भी बताई थी कि एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है। अब इसको पॉजिटिव क्यों माना गया, वो थोड़ा सा अपन समझ लें बात को कि ऐसा क्यों करा गया। तो ठीक है, आप यूँ मान लो मैं इसकी थिकनेस मेजर कर रहा था, तो जो मैं इसकी थिकनेस मेजर कर रहा था, तो पहले एक्चुअल बताता हूँ कि एक्चुअल कितनी थी। तो एक्चुअल मान लें कि ये थी अपने पास 8 mm। कितनी थी? 8 mm। एक सेकंड में जस्ट इस डायग्राम को ही समझा रहा हूँ, इस वाले को 8 mm थी। ठीक है, एग्जैक्ट 8 थी। अब आप खुद सोचें, जब आपने इस पर रोटेट करा होगा तो रीडिंग तो 3 से चालू हो रही है। किससे चालू हो रही है? 3 mm से। एक सेकंड के लिए लेने की 3 mm से चालू हो रही है। तो जो रीडिंग आएगी वो 8 तो है, पर 3 ऐड करके आएगी ना उसके अंदर। तो इट मीन्स वो शो कितनी कर रहा होगा? 11। समझ रहे हैं? 3 ये भी तो ऐड कर दी होगी उसने, उस जगह पे तो रीडिंग आपको 11 दिख रही होगी। तो आपको ये जो 3 mm की गड़बड़ आई है वो माइनस ही तो करनी पड़ेगी। और वो माइनस कब करनी पड़ेगी? जब ये पॉजिटिव होगा। तो ही तो माइनस करोगे, क्योंकि मेजर तो इससे जब मेजर करा तो 11 mm बता दी उसने रीडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है इसके सामने 3 आ रहा है। तो इट मीन्स अगर कोई जन इसी एररफुल से करता तो वो तो 11 बता देता है इसकी थिकनेस, जब कोई और चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, नॉर्मल ढंग से mm बता रहे हैं, तो उससे 11 mm बता दी होती। पर एक्यूरेट कब होती? जब इस एरर को जो किसी ने देखा था कि ये पॉजिटिव एरर है, 3 mm क्यों माइनस करी होती, तो उसके पास आती ना रीडिंग 8 mm करेक्ट। तो ये पॉजिटिव होगी तो ही तो ऐसा होगा रीडिंग में। आई थिंक समझ रहे होंगे आप बात को कि क्या करना है अपन को, है ना। क्योंकि इस रीडिंग की वजह से क्या हुआ, रीडिंग तो ज़्यादा आ गई होगी ना बेटा, समझ गए होंगे बेटा, है ना। वही बात करूँ यहाँ पर, इस बार 0 ऊपर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? ऊपर। तो जब 0 ऊपर जा रहा था, रीडिंग थोड़ी सी करते ही टाइट करते रीडिंग आ गई होगी 8 mm की जगह। इस बार कितनी रीडिंग आई होगी? इस बार तो 0 पहले ही है ना। तो जब 0 पहले जाएगा, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, वरना आप पॉजिटिव से रिमेंबर रख ले, है ना बात को, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। नहीं तो आपको केवल जस्ट अभी न्यूमेरिकल्स करने ही वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप समझ जाएंगे जब मैं बार बार बोलूँगा। उस जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, चाहे एडवांस में आए हो चाहे अपने जी मेंस में आए हो, तो किस तरह के क्वेश्चन थे। तो वही बिलो था, अप था, रेफरेंस पॉइंट के, तो आप समझ गए, वो पॉइंट से ले लिया आपने। ठीक, तो आप इससे रिमेंबर रख रहे हैं, क्योंकि इससे अगर ये 0 ऊपर पहले जा रहा था तो ये तो उसको टाइट कर देता, और वहाँ पर रीडिंग जो आती वो आती रीडिंग अपने पास कितनी, इसमें से 2 mm ही मान लें। जैसे 98 कर रहा है तो 2 mm का तो गैप आ रहा है ना। तो अपन उस केस के अंदर ये बताता 6 mm, तो इसमें एरर थी 2 mm की, तो 6 mm बताता। तो आप नेगेटिव एरर मानते, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव करके 8 करता उसको करेक्टली। समझ रहे हैं बात को? इसको समझ गए होंगे बेटा, है ना। दैट इज इनफ, इसको इतना ही समझना काफ़ी था, क्योंकि इसमें एक चीज़ और बताना जरूरी था मेरा। क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, देखो जब ये नीचे था तब तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 यही दिखेगी आपको, तो आप वो जो दिए जाएंगे डिसीजन वो ही लेंगे आप लोग। पर यहाँ पर बोलते समय रेफरेंस आ रहा होगा 98, तो भैया एरर 98 की थोड़ी है, एरर तो 2 mm की है। तो इट मीन्स टू डिवीजन की है। तो जब इस समय आपको n लेना पड़ेगा नेगेटिव के अंदर, उसके अंदर या तो आप ऐसे ध्यान रख लें, बड़ी डिजिट्स हो तो 100 में से आपको 98 माइनस करना है, 2 डिवीजन माइनस करने हैं। कई बार इस डायग्राम को, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए तो उन्होंने क्या करा, लैंग्वेज बहुत लिखनी पड़ जाती, तो उसके चक्कर में उन्होंने डायग्राम्स दे दिए,
और बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला वही लगाएगा जैसे उसको सॉल्व करने की आदत है, n इंटू लीस्ट काउंट, और वो करेगा क्या, 98 को ही मल्टीप्लाइड कर देगा ना लीस्ट काउंट से, और वो आंसर भी ऑप्शन में दे रखा था। तो प्लीज रिमेंबर, क्योंकि मैंने समझाया ये है तो 2 स्टेप ही ऊपर ना, तो एरर तो केवल 2 mm की है, मैंने 2 डिवीजन की है, एरर तो 2 लेना था, 98 नहीं लेना था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें आपको वही काउंटिंग दिखेगी, 4 5 6 7 8 11 12, तो उस समय आपको वही लेनी है ना, इतना नीचे रह गया होगा। पर जब रीडिंग आपको 50 से अबव दिखने लग जाए तो इस कंडीशन का ही मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको माइनस करके लेना है, क्योंकि वो अप था, बोल भी तो दिया था उसने प्रोनाउंसिएशन में कि वो अप है। तो जब भी अप होगा कहीं ना कहीं आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, प्लीज रिमेंबर रखना है। इसलिए और यही क्वेश्चन अपने एडवांस में आया है, क्योंकि वहां पर ही दिए जा सकते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड, तो नॉर्मली पॉजिटिव एरर्स रहती है। नेट में भी एक बार आया तो केवल पॉजिटिव एरर का आया था, नेगेटिव एरर का आएगा तो रीडिंग्स बड़ी होंगी जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा। प्लीज प्लीज रिमेंबर क्या समझाया है, तो अप होगा तो ये रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको, और एरर तो नेगेटिव ही है, एरर क्या है, नेगेटिव। ठीक, समझे थोड़ा सा बेटा क्या समझाया मैंने। तो एक एरर थी पॉजिटिव एरर और एक थी नेगेटिव एरर। दोनों की केसों में जो अपन को फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो कुछ इस तरह से, जब मेरे को पॉजिटिव एरर ही निकालनी हो तो भी जस्ट अपन को नंबर ऑफ डिवीजन लेने होते हैं जो हमारे को यहाँ पर दिख रहे होते हैं, इनटू लीस्ट काउंट लेना होता है। मीन्स अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर डिवीजन कितना दिख रहा था, 3, और मल्टीप्लाइड किससे कर देता, 0.001 सेंटीमीटर से कर देता, दैट इज 0.003 सेंटीमीटर की पॉजिटिव एरर आई है। समझ रहे बात को। वैसे अगर मैं इस पर जाऊं कि अगर ये बोल दिया था कि क्वेश्चन में ये अप था तो भी मैं ऐसे ही करता, पर इस बार ये नेगेटिव एरर निकाल रहा हूँ, नेगेटिव एरर के भी n इंटू लीस्ट काउंट करता, पर इस बार क्या करता, मैं वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं 98 बोला था, 98 शो हो रहा था, पर डजंट टेक 98, अपन 100 में से क्या माइनस करते, 98 माइनस करते, जिसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करते अपन, है सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हमारे पास माइनस का 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर आता। समझे, वापिस से बात समझाइए, डाउन होगा मैंने आप याद रख लें, वो चाहे कार्टेशियन सिस्टम से कि उल्टा बोलना है। इस बार नीचे होगा तो पॉजिटिव, 0 नीचे होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करना है, ऊपर होगा 0 तो नेगेटिव कंसीडर करना है बेटा, और दैट इज इनफ बेटा, है ना। इसके बारे में समझना कि नीचे जो बोला जाएगा तो अपन को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, ऊपर बोला जाएगा तो नेगेटिव, इसके अंदर जितना डिवीजन होगा वही रखना है। इसमें होगा तो कुछ बड़ी वैल्यूज दे रखी होगी, 90 92 ऐसे दे रखे होंगे, तो आपको 0 को माइनस करना है 100 में, फिर वो डिवीजन लिखना है। प्लीज रिमेंबर रखें नेगेटिव एरर को। तो दैट इज इनफ फॉर स्क्रू गेज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो इनफ था समझने के लिए बेटा। समझ गए। एक ब्लैक एक अलग भी रहती है, पर वो बैकलैश एरर भी होती है, पर वो एक्सपेरिमेंट में रहती है ना, तो नो नीड फॉर दिस। तो बस दैट इज़ द एंड फॉर दिस लेक्चर बेटा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में मीन्स 11 12 या कंपटीशन के कोई भी जो आप दे रहे हैं एडवांस या जी के या फिर नेट के, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो बेटा प्लीज़ आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या कॉल भी कर सकते हैं 9352644365 पर बेटा, है ना। तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा बेटा वैसे ही मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। और वैसे भी अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्व करके भिजवा दूंगा बेटा सॉल्यूशन, है ना। नोट बेटा, है ना। बाय बेटा।